Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Bilge for GK. Now today we will discuss about the remaining part of the टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था उसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अगर आप वॉडियर डायनेस्टी के हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे 2-3 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए रहता हूँ, वहाँ से जाके तुम देख सकते हो. आज का वीडियो वही वॉडियर डायनेस्टी का कंटिन्यू वाला पार्ट है, तो टीपू सुल्तान को हम कंटिन्यू करेंगे. अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस वीडियोस की सूचना मिल सके. तो यहाँ पे कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द टीपू सुल्तान के जंग तो हमें पिछले वीडियो में देख लिए. आज टीपू सुल्तान के कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थे, तो वो कल्चर के लिए कैसा अपना काम करते थे. पहला पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी पॉइंट भी डाले सो है, कल्चरल पॉइंट्स भी हैं. तो उन्होंने दीवान पूर्णैया या तो पूर्णैया के नाम से पुकारते, बाद में उन्होंने दीवान बनते. मैसूर के पहले दीवान अगर कोई हैं तो वो पूर्णैया हैं, लेकिन बाद में टीपू के मौत के बाद में उनको पहला दीवान बनाया जाता है. लेकिन टीपू जिंदा थे, टीपू पूर्णैया को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए थे, अपना वजीर आजम बना के रखे थे. किसको? पूर्णैया को. और मीर सादिक उनका फेमस फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था. ठीक है, मुआशी मिनिस्टर जो था, मुआशी वजीर जो था, वो मीर सादिक थे. ठीक है. ही इंट्रोड्यूस द नीलगिरी प्लांट्स. पहली बार हिंदुस्तान में नीलगिरी प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले अगर कोई इंसान है तो वो टीपू सुल्तान है. नीलगिरी प्लांट्स, नीलगिरी हिल्स की नहीं, हिल्स तो नेचुरल है, तो नीलगिरी प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले टीपू सुल्तान है. उसके बाद में यहाँ पे एक स्टोरी है एलिफेंट की. तो टीपू सुल्तान का जो एक एलिफेंट रहते हैं बहुत ताकतवर रहते हैं, और उसको एक दिन आराम चुक जाओ दो, तो वहां पे उन्हें टेम्पल्स के बहुत सारे हकीमों की वजह से और टेम्पल के गॉड की वजह से वो ठीक हो जाता है. तो वहां पे बहुत सारे भेंट वगैरह देते. तो वो गॉड कौन सा था अगर बोले तो श्रीकंठेश्वर ऑफ नंजनगुडू. नंजनगुडू का जो श्रीकंठेश्वर है, उस श्रीकंठेश्वर की दुआ से एलिफेंट क्या है, ठीक हो जाओ. तो इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं, शिखर बनाती उसी श्रीकंठेश्वर टेम्पल के ऊपर. शिखर बोलेगे तो उसे हमें नंजुंडेश्वर टेम्पल भी कहा जाता. तो नंजुंडेश्वर टेम्पल को शिखर बनाते हैं, और शिखर को नाम क्या रखते हैं, हकीम नंजुंडा. या तो वो गॉड को नाम रखते हैं कि हकीम नंजुंडा. हकीम बोले तो डॉक्टर, डॉक्टर नंजुंडा जो हमारे एलिफेंट को ठीक ठाक करके भेजा. तो टीपू सुल्तान हिंदू रिलीजियन के लोगों को भी रेस्पेक्ट, इसकी ये बेस्ट एग्जाम्पल है. ठीक है. वहां से देखो, जो मुस्लिम बादशाह है वो अपने आयतों से जो हाथियों को ठीक कर सकता था, तो वो गॉड की वजह से, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो गॉड की वजह से ठीक हुआ बोल के वहां पे एक शिखर बांधते. उसका जो ऊपर का जो मीनार है, उस मीनार को डाल के, शिखर डाल के उसको हकीम नंजुंडा बोल के नाम दे दो. उसके बाद में जब मराठास, ये भी दिमाग में याद रखो, 1880 के आसपास क्या है, मराठास मैसूर के ऊपर अटैक करके या तो श्रीरंगपट्टन के ऊपर अटैक करके, वहां पे एक श्रृंगेरी बोल को प्लेस है, श्रृंगेरी के अंदर एक पीठ है, शारदा देवी पीठ है. ठीक है. शंकराचार्य 5 पीठ बना दो, बद्री पीठा, ज्योतिर्पीठा, गोवर्धन पीठा, कामकोटे पीठा एंड शारदा देवी पीठा. 5 पीठ बनाती हैं. उसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, शंकराचार्य के बारे में पढ़ते जब. लेकिन वो शारदा देवी पीठ को मराठास क्या करते हैं, गिराते हैं. देखो, मराठास और हिंदूस, लेकिन यहाँ पे शारदा देवी पीठ को गिरा. तो उस शारदा देवी पीठ के जो पुजारी थे वो टीपू सुल्तान को एक लेटर लिखते हैं. क्या है, हमारा जो शारदा पीठ है वो तुम्हारे डायनेस्टी में आता है, तो तुम्हारे डायनेस्टी के लोगों को सुधारना और उनके बारे में फिक्र करना तुम्हारी जिम्मेदारी है. बोले तो टीपू सुल्तान को ग्रांट्स दे दे. वो शारदा देवी पीठ को ग्रांट्स देके उसको रिबिल्ड करने का काम करते टीपू सुल्तान. श्रृंगेरी का जो शारदा देवी पीठ है. उसके बाद में ऐसा ही देख के उसके साथ साथ ही नॉट लेड जिजिया टैक्स एंड एनी जिहाद ऑन हिंदुइज्म पीपल्स. हिंदू लोगों के ऊपर कभी वो लोग जिहाद नहीं किए, कभी वो भी जिजिया नहीं डाले. इसीलिए महात्मा गांधी जी इनको क्या करती, तारीफ करती, इनकी तारीफ करती महात्मा गांधी जी. प्रेज्ड हिम आज द, क्या प्रेज करते, ही वाज द सिंबल ऑफ अ यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स. हिंदू और मुसलमानों की इत्तेहाद की एक मिसाल है बोल के गांधी जी उसको तारीफ कर दो.
तो इसीलिए बोलते नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात बोलते, जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास क्या क्रिएट करेगा। बहुत सारे लोग इतिहास ना जान के कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो इतिहास जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये इंडिया का पहला इंसान है जो बैटल्स के अंदर, जो जंग के अंदर रॉकेट्स का इस्तेमाल करते, मिसाइल्स का इस्तेमाल करते, रॉकेट्स एंड मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं पहला इंसान। क्यों इनको रॉकेट एंड मिसाइल की नॉलेज कहां से आते? मैं पहले ही बताया है कि टीपू सुल्तान के जो ट्रेनर थे वो भी एक फ्रेंच थे, वो भी एक यूरोपियन थे, उनके यूरोपियन के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी थे, तो वो वहां से सीख लेते। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे पैलेस बना दे, जैसा कि बेंगलुरु वाला पैलेस है। उसके बाद में दरिया दौलत बाग, या तो दरिया दौलत बाग पैलेस जो श्रीरंगपट्टन के अंदर है, जो दरिया दौलत बाग है वो श्रीरंगपट्टन के अंदर है, वो टीपू सुल्तान का समर पैलेस था, गर्मी के मौसम का पैलेस था। समझ में यार? तो ये वाला पॉइंट भी दिमाग में याद रखो। उसके बाद में उसी श्रीरंगपट्टन के अंदर इन्होंने मस्जिद आला, या तो जामिया मस्जिद के नाम से हमें जिसे जानते हैं, मस्जिद आला करने की एक मस्जिद बना दी। उसके बाद में एक छोटा सा गोल्ड का टाइगर बनाया, टाइगर का स्टैचू बना दो, तो एक सिंबल बहादुरी की, वो भी उन्होंने बनाया। ठीक है, उसके बाद में गैरिसन हॉस्पिटल है, वेल्लेस्ली ब्रिज है, कावेरी रिवर के ऊपर वेल्लेस्ली ब्रिज बनाया जाता, तो वो कौन बनाते? टीपू सुल्तान के जमाने में बनाया जाता। उसके बाद में जो केआरएस डैम है, जिसको सर एम विश्वेश्वरैया ने कंप्लीट किया, जिसको नालवड़ी कृष्णराज वडियर ने कंप्लीट किया, केआरएस डैम, तो उस केआरएस डैम का जो फाउंडेशन है वो टीपू सुल्तान ने डाला था। तो ये भी दिमाग में याद रखना जरूरी है। देखो नीलगिरी जो प्लांट था, इन्होंने पहली बार कहां पे प्लांट किया था बोलेगे तो नंदी हिल्स बोल के, एक बेंगलुरु के नियर नंदी हिल्स बोल के हैं, वो नंदी हिल्स में पहली बार उन्होंने उगाती, वहां पे लगा दो नीलगिरी, और उसे इंग्लिश में क्या पुकारते हैं? हमें एक्लिप्ट, एक्लिप्ट ट्रीज करके पुकारते हैं, या तो यूक्लिप्ट ट्रीज करके पुकारते हैं, EUCALYPT। ठीक है, यूक्लिप्ट करने का एक जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं नीलगिरी को, वो वाला देख लो। जब टीपू सुल्तान की डेथ होती 1799 के अंदर, मैसूर को वापस वडिया को दिया जाते। उस टाइम का वडिया कौन था? कृष्णराज वडियर थर्ड। तो ये कृष्णराज वडियर थर्ड क्या करते? 1899 से लेके 1831 तक, सॉरी 1799 से लेके 1831 तक ये इंसान रूल करते। अब रूल करते जब ये छोटा सा बच्चा रहते, इसीलिए क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, सब्सिडेरी अलायंस को कबूल करा के उन्होंने क्या करते हैं, पूर्णैया को पहला दीवान बनाया जाता है, पूर्णैया को दीवान बनाया जाता है, और कृष्णराज वडियर जो छोटा बच्चा था उसको पावर में रखा जाता है। तो इनडायरेक्टली वहां पे दीवान रूल कर रहे थे, वो पहला दीवान था। तो इसका दीवान का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर बोलेगा तो दो चीजा इन्हें करते हैं। पहला वन, इन्हें शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम श्रीरंगपट्टन टू मैसूर। श्रीरंगपट्टन से मैसूर का जो कैपिटल था, वो मैसूर का जो पहला कैपिटल था वो श्रीरंगपट्टन था, उसको कैंसिल करके मैसूर को जो ट्रांसफर करते, वो काम किसका है? पूर्णैया का है। और दूसरा दोंडिया वाघ बोल के, मैं इसके बारे में पहले ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात करे सो है, तुम्हें वहां पे जाके देख सकती, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो यहाँ जो दोंडिया वाघ है, उन्हें क्या करते 1800 के अंदर अपना रिवोल्ट स्टार्ट कर दे, अपना दंगा स्टार्ट करते, अपनी बगावत स्टार्ट कर दे। तो उस बगावत को रोकने में कामयाब होते, क्योंकि वेलेस्ली के साथ मिलकर उसको खत्म करते हैं। कौन? दीवान पूर्णैया। ये दो काम क्या है? दीवान पूर्णैया के थे। समझ में आ रहा? सर ये तो बात समझ में आई, श्रीरंगपट्टन को कैपिटल राजवड़ ने बनाया था, तो श्रीरंगपट्टन से मैसूर को दीवान पूर्णैया या तो मुम्मड़ी कृष्णराज वडियर या तो कृष्णराज वडियर थर्ड लाया। ठीक है, मैसूर से बेंगलुरु को कौन ले गए वो भी बोलते इधर आओ, पहले ये तो कंप्लीट करें। अभी यहाँ पे एक चीज लिखे समय, बिदनूरू या तो नगर रिवोल्ट है, बिदनूर रिवोल्ट भी बोलते हैं, मैं उसे नगर रिवोल्ट भी बोलता हूँ। बिदनूर दंगे, बिदनूर की बगावत या तो नगर की बगावत करके पुकारते हैं उसे। तो ये बगावत की जो लीडरशिप है वो बूदी बसप्पा करने वाला लीडर थे। कौन सा बसप्पा? बूदी बसप्पा। उन्हें रिवोल्ट करते, उन्हें दंगा करते, उन्हें बगावत करने के बाद में उसको सप्रेस करने के लिए, उसको नाकामयाब करने के लिए ये लोग नाकामयाब होते। यही बात ब्रिटिश को चाहिए था, इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, 1831 के अंदर उस टाइम के जो बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मैसूर के ऊपर इल्जाम लगे। क्या लगे? तुमना को अभी एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं आता, यू आर नॉट कैपेबल टू रूल द
मैसूर मैसूर को रूल करने के लिए तुम्हें कैपेबल नहीं है, तुम्हारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैसूर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कमिश्नर्स के हाथ में दे दूं। ठीक है, कमिश्नर्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट कमिश्नर्स आते हैं, मार्क कब्बन एंड एलबी बोरिंग। तो यहाँ पे मार्क कब्बन के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मार्क कब्बन के जमाने में ही पहला रेलवे लाइन डाला जाता है हमारे पास, बेंगलुरु टू जोलारपेट। तो यहाँ पे मैसूर से बेंगलुरु को जो कैपिटल लगाते हैं वो मार्क कब्बन है। देखो कैपिटल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। ठीक है, मार्क कब्बन वाला एक दो काम मार्क कब्बन करके चला जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो भी। इसके बाद में मैसूर को फिर रिस्टोर किया जाते हैं, फिर वडियर्स को दिया जाते हैं, वो कब क्या करने का देखेंगे आप। द रिस्टोरेशन ऑफ द मैसूर स्टेट, मैसूर स्टेट को रिस्टोरेशन, क्या मैसूर स्टेट को रिस्टोरेशन कर बोलेगा तो 1831 के अंदर मैसूर का जो पावर था उसको छीन कर किसको दिया गया था, कमिश्नर्स को दिया गया था। वापस में इसको वादा किया था कि तुम अगर तुम्हें सही से रूल करेंगे तो तुमको बाद में दिया जाएगा, लेकिन अब के लिए नहीं, अब कमिश्नर रहेंगे। तो अब वो टाइम आ गया। तो 1880 के अंदर भारत का वाइसराय बन के लॉर्ड रिपन आते, और लॉर्ड रिपन को द फ्रेंडली वाइसराय ऑफ द इंडिया के नाम से भी पुकारते। इंडिया के बारे में बहुत अच्छा सोचता था इंसानों। तो आने के बाद में पहला डिसाइड कर दे कि मैसूर का स्टेट मैसूर वालों को वापस देना है और कमिश्नर के रूल को खत्म करना है। इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं, मद्रास के गवर्नर को ऑर्डर देते 1881 के अंदर। मद्रास का गवर्नर उस टाइम में कौन रहते, विलियम एडम्स करने वाला, उन्हें क्या बोलते हैं, तो लॉर्ड रिपन बोलते हैं विलियम एडम्स को, जाओ मैसूर स्टेट को और वहां पे वाइस जो तुम्हारा कमिश्नर का रूल है उसको खत्म करो। उसको खत्म करके क्या करो, वापस जो चामराजा 10 है उसको वापस मैसूर का स्टेट देने के लिए कहता है। ठीक है, ठीक उसी तरह लास्ट कमिश्नर जो हमारे थे उसका नाम था जेम्स गार्डन। तो जेम्स गार्डन को वाइस जो लास्ट कमिश्नर का पोस्ट था उसको कैंसिल करके वो खत्म करके चला जाते। तुम ना कोई यहाँ एक पॉइंट लिखे समय, कर्नल ब्रिक्स, कर्नल ब्रिक्स वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ द मैसूर स्टेट। मैसूर स्टेट के फर्स्ट कमिश्नर कर्नल ब्रिक्स हैं और लास्ट कमिश्नर जेम्स गार्डन है। ठीक है, और इसमें मार्क कब्बन एंड एलबी बोरिंग फेमस कमिश्नर्स हैं। ये हुआ। अब चामराजा वोडियर को ये पावर वापस दिया जाता है। यहां से दो रूल अच्छी तरह से समझो। क्या दो रूल अच्छी तरह से है, एक तरफ से किंग भी ऊपर है और उसके नीचे दीवान भी है। दीवान जो है, दीवान के जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है, दीवान जो काम करता है वो राजा ही करे जैसा। ठीक है, दोनों जने को कंफ्यूज न को कर लो। अब यहाँ पे इसके टाइम में दो दीवान काम करते, एक सी रंगाचार्लू, यहाँ पे है देखो, एक दीवान का नाम है सी रंगाचार्लू और दूसरे दीवान का नाम है के शेषाद्री अय्यर। लेकिन के शेषाद्री अय्यर चामराजा 10 के दरबार में भी काम करते हैं और कृष्णराज वडियर के 4 के दरबार में ही काम करते हैं। नालवड़ी कृष्णराज वडियर पुकारते हैं हमें उसे, उसके दरबार में भी काम करते हैं। तो मतलब एक ही दीवान दो किंग के दरबार में काम करने की वजह से कंफ्यूजन मत कर लो। तुम्हें क्या करो, ये डेट फॉलो करते जाओ, दीवान की डेट और ये डेट, किंग की और दीवान की डेट फॉलो करे तो कौन उस टाइम में दीवान था और कौन उस टाइम में किंग था समझ में आ। अभी देखो, जो चामराजा 10 था उसको वापस दिया गया पावर, और वो जो हैंड ओवर करती है उसको हमें क्या पुकारती, पुनर्दान करने का वर्ड इस्तेमाल करते। पुनर्दान मतलब वापस देना, तो पुनर्दान किया गया कौन, ब्रिटिशर्स, उसे ही रिस्टोरेशन करने का वर्ड करते। हैंड ओवर किया गया 1881 में। मद्रास के जो गवर्नर के यहाँ से विलियम एडम्स हैंड ओवर करते हैं, लेकिन हैंड ओवर करने के लिए उस टाइम का वाइसराय कौन बोलते, लॉर्ड रिपन। अगर ऑप्शन में रिपन नहीं था तो एडम्स को ढूंढो, समझ में आ रहा है। अगर ऑप्शन में एडम नहीं है तो रिपन को ढूंढो, दोनों भी हैं तो रिपन ही होगा आंसर। ठीक है, तो इन्हें कौन था चामराजा 10, इसको क्यों दिया गया, ही वॉज ए अडॉप्टेड सन ऑफ द कृष्णराजा 3, जिसके यहाँ सी जो ये हुकूमत छीन ली गई थी कृष्णराजा 3, उसका एडॉप्टेड सन था चामराजा 10। अब चामराजा 10 भी रूल करने के लिए कैपेबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं, दीवान का चूज करना स्टार्ट करते हैं। एक दीवान ऊपर किंग, एक दीवान एक ऊपर किंग। दीवान का इसको बना देते, जो पागल है उसको दीवान नहीं बनाते, जो कैपेबल इंसान है, जो काबिल है, और वैसे काबिल दीवान भी हमारे पास है।
तो वो काबिल इंसान को दीवान बनाया जाता था। तो पहले नंबर पे काबिल इंसान आते सी रंगाचार्लू। रंगाचार्लू के बारे में हमें क्या पॉइंट्स याद रखना है, तो याद रखो रंगाचार्लू का पूरा जो रूल है, जो रंगाचार्लू का जो पूरा पीरियड है, 2 या 3 साल लेकिन वो काम करते हैं सिर्फ, तो वो पूरा पीरियड इनके दरबार में है। ठीक है, वो पहला पॉइंट। ही वॉज द फर्स्ट दीवान ऑफ मैसूर आफ्टर पुनर्दान। पुनर्दान या रिस्टोरेशन के बाद में पहला दीवान है मैसूर स्टेट का, कौन? सी रंगाचार्लू। उसके बाद में क्या करते हैं मैसूर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली। हमारे जो असेंबली है उस काम करने में मैसूर के पीपल्स को भी इंक्लूड करते हैं। समझ में आ रहा है? इलेक्शन में उनको भी ला रहे हैं बीच में, तो मैसूर रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बोलते हैं उसे। यही क्वेश्चन तुम ना कुछ ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते एग्जाम के अंदर, मैसूरू रिप्रेजेंटेटिव असेंबली या तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली कौन लाएकर बोले तो सी रंगाचार्लू। अगर किंग है तो चामराज 10। ठीक है, इन्हों क्या करती है, महारानी कॉलेज को मैसूर के अंदर स्टार्ट करते हैं। कौन है? सी रंगाचार्लू महारानी कॉलेज को मैसूर में स्टार्ट करते हैं। किसके रूल के अंदर? चामराजा 10 के रूल के अंदर। वही जो रंगाचार्लू है उन्होंने क्या करते, बेंगलुरु से मैसूर को रेलवे लाइन डालते हैं। अब बेंगलुरु से जोलारपेट जो था वो पहला रेलवे लाइन था, जिसको किसने डाला था? मार्क कब्बन ने। यहाँ पे बेंगलुरु से मैसूर को रेलवे लाइन डाला जाते सी रंगाचार्लू की तरफ से। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने परमिशन भी ले ली कि अब मैं केजीएफ बनाऊंगा। केजीएफ बोले तो कोलार गोल्ड जो फील्ड है या कोलार गोल्ड प्लांटेशन है, उसको मैं बनाऊंगा बोल के परमिशन लेती, लेकिन एक काम नहीं होता। परमिशन किससे लेती? टेलर एंड सन्स कंपनी से। कौन सी कंपनी से? टेलर एंड सन्स कंपनी से क्या करते हैं ना, परमिशन लेते, लेकिन ये काम नहीं होता। कब होते? परमिशन लेती 1881 के अंदर, लेकिन वो चालू होता है 1886 के अंदर। मतलब परमिशन लेने वाले केजीएफ के लिए वो दीवान रंगाचार्लू है, और उसको काम करके दिखाने वाले कौन है? के शेषाद्री अय्यर। चले याद। अभी यहाँ पे देखो के शेषाद्री अय्यर के पॉइंट्स क्या हैं। मैं पहले ही बोला हूं, के शेषाद्री अय्यर का जो आधा रूल है वो चामराजा 10 के दरबार में आते, और आधा रूल जो है वो नालवड़ी कृष्णराज वड़ेर के दरबार में आते। पहला पॉइंट, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्व्ड दीवान इन मैसूर स्टेट। मैसूर स्टेट क्या, पूरे जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्व्ड जो दीवान है वो के शेषाद्री अय्यर को कहा जाता है। क्यों? उन्होंने ज्यादा वक्त तक काम करती। कितने वक्त तक काम करती? 18 ईयर्स तक भी इन्हों काम कर दूं। देखो एक दीवान, हमारे पास आज तक प्राइम मिनिस्टर 18 ईयर्स तक रूल नहीं करे, तो इन्हों दीवान होके 18 ईयर्स तक काम करती। कितना इंपॉर्टेंट लोग हैं ये सारे। नेक्स्ट, उसके बाद में ये इन लोगों ने, जैसा कि आईसीएस के एग्जाम होते थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, इन्होंने क्या किया? एमसीएस के एग्जाम स्टार्ट किया, मैसूरू सिविल सर्विसेज। देखो आईसीएस के एग्जाम, उसके मॉडल में ही मैसूरू सिविल सर्विसेज के एग्जाम लिया, और जो भी एजुकेटेड लोग थे उनको जॉब देने की कोशिश की। एमसीएस एग्जाम इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद में 1890 के अंदर, वो डेट्स आगे पीछे होती थोड़ा देख लो, 1887 के अंदर इन्होंने क्या किया? कर्नाटका भाषोज्जीविनी सभा बनाया। कर्नाटक भाषोज्जीविनी सभा बोले तो क्या, कन्नड़ भाषा को रिन्यू करने का इनका मकसद था, इसीलिए उस सभा को बनाया, और उस सभा में अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को अपॉइंट किया, और वहाँ पे बहुत सारे बुक्स को ट्रांसलेट भी किया गया कन्नड़ के अंदर। ये इसी क्या बोलते हैं, कर्नाटक भाषोज्जीविनी सभा। उसके बाद में आते 1890 के अंदर, ठीक है, 1890 के अंदर मैसूरू ओरिएंटल लाइब्रेरी को स्टार्ट किया जाता। इसको याद रखो, ये वही मैसूरू ओरिएंटल लाइब्रेरी है जिसके जो लाइब्रेरियन थे डॉक्टर श्यामा शास्त्री, जिसने 1902, डेट भी याद रख लो, 1902 के अंदर, 1902 के अंदर पहली बार अर्थशास्त्र की जो बुक थी उसको फाइंड किया था, और उसको रीप्रिंट भी किया था, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था। डॉक्टर श्यामा शास्त्री का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। तो उनको सपोर्ट करने वाले उस टाइम में कौन थे वो भी हमको पता होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा शास्त्री। जो मैसूरू ओरिएंटल लाइब्रेरी बनाए कौन? बनाने के कौन? के शेषाद्री अय्यर। किसके जमाने में उसको बनाया गया? उसको चामराजा 10 के जमाने में बनाया गया। ये पहला पॉइंट हम लोग को समझना है। नेक्स्ट, लेकिन जो मैसूरू ओरिएंटल के लाइब्रेरियन थे डॉक्टर श्यामा शास्त्री, उसको अपॉइंट किसके दरबार में किया गया? नालवड़ी कृष्णराज वड़ेर के दरबार। सब डेट का खेल है बाबू भैया, ये अच्छी तरह से पढ़ लो। ये इसके बाद में ये क्लियर हुआ। इसी टाइम में जो स्वामी विवेकानंद थे वो मैसूर को स्टेट को विजिट देते, क्योंकि 1893 के अंदर उनको कहां जाना होता है? चिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को जाना पड़ता है। तो उस टाइम में मैसूर के जो किंग थे
चामराजा 10 उनको इनवाइट करती, मैसूर को बुला दो, मैसूर को बुला के जितना पैसा चाहिए वो पैसा देती, उनको इंपॉर्टेंस देती हैं, उनको रहने के लिए जगह देती हैं, दे के क्या करते हैं वापस मैसूर से सीधा चिकागो को भेजा जाता है। उस टाइम में किंग कौन थे? उस टाइम में किंग चामराजा 10 ही थे और जो दीवान थे वो के शेषाद्री अय्यर थे। उसके बाद में इन्होंने 1886 के अंदर इन्होंने केजीएफ को बनाया, कोलार गोल्ड फील्ड को बनाया, ठीक है। उसके बाद में 1885 के अंदर इन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अपॉइंट किया और उसके अंदर एक खास इंसान को जनरल बनाया। पहला जनरल कौन था हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कर्नाटका के अंदर? BL राइस। ओके, बेंजामिन लुइस राइस करने का जो नाम इस्तेमाल करते हैं, इसी बेंजामिन लुइस राइस ने बहुत सारे हजारों इंस्क्रिप्शन कर्नाटका के अंदर क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। इसीलिए ही नोन एज द फादर ऑफ द कर्नाटकन इंस्क्रिप्शन, कर्नाटका के कतबा के बाबाए आदम कहा जाते BL राइस को। उसके साथ साथ 1894 के अंदर रॉबर्ट ब्रूसफील्ड, ही वाज द फादर ऑफ द इंडियन प्री हिस्ट्री का जो फादर है वो उसको किसको कहा जाता है? वो रॉबर्ट ब्रूसफील्ड को कहा जाता है। तो उस टाइम में रॉबर्ट ब्रूसफील्ड को काम करने के लिए इन्होंने आजादी दी थी बहुत अच्छी तरह से कर्नाटक के अंदर। ये किसका काम था? ये चामराजा 10 के दरबार में के शेषाद्री अय्यर का काम था। अब रही बात नालवड़ी कृष्णराज वडियर के दरबार में के शेषाद्री अय्यर क्या काम करते हैं? तो नालवड़ी कृष्णराज के दरबार में उन्होंने पहली बार 1901 के अंदर महारानी कॉलेज को ओपन किया बेंगलुरु के अंदर। देखो, महारानी कॉलेज को मैसूर में ओपन करने वाले सी रंगाचार्यलु और बेंगलुरु के अंदर ओपन करने वाले कौन है? के शेषाद्री अय्यर थे। उसके बाद में वाणी विलास सागर एक डैम का नेम है, वो भी मारी कणवे डैम भी पुकारते हैं वैसे में, या तो मारी कणवे डैम बोलो या तो मारी कणवे रिजर्वियर बोलो या तो वाणी विलास सागर उसको कहा जाएगा, ठीक है। इस वाणी विलास सागर को क्या है 1894 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया। इस टाइम में कौन थे? नालवड़ी कृष्णराज वडियर थे। इट इज अ फर्स्ट डैम एंड फर्स्ट रिजर्वियर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का पहला रिजर्वियर या तो पहला डैम कहा जाता है किसको? वाणी विलास सागर को। उसके बाद में 1900 के अंदर शिवन समुद्र कावेरी रिवर के ऊपर एक शिवन समुद्र बोल को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाती कौन? के शेषाद्री अय्यर अंडर नालवड़ी कृष्णराज वडियर। तो नालवड़ी कृष्णराज वडियर का ये था। तो नालवड़ी कृष्णराज वडियर आखिर पावर को आते कब हैं वो भी याद रखो। 1894 से लेके उन्होंने क्या करते हैं 1940 तक भी अपना रूल करते हैं। कौन है? नालवड़ी कृष्णराज वडियर। तो बहुत बेहतरीन इंसान है और बहुत अच्छे किंग भी थे। नेक्स्ट, इसी शिवन समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से इन्होंने पहली बार केजीएफ को क्या दिलाया? इलेक्ट्रिसिटी दिलाया 1902 के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम किया काम को केजीएफ को, ठीक है। उसके बाद में इतने सारे अच्छे काम करने के बाद में के शेषाद्री अय्यर क्या करते हैं? अपनी 18 ईयर की सर्विस बहुत ज्यादा हुई कर बोल को समझ के क्या करते हो ना, अपने पोस्ट को रिजाइन कर दें। इसे बोलते हैं समझदार इंसान। हमारे पास अगर है हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं 30-30 साल 40-40 साल सर्विस करने के बाद में भी रिजाइन नहीं देते। ये इंसान इतना मॉरल था कि 18 ईयर के अंदर जो सर्विस की इन्होंने उस सर्विस को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने रिजाइन दिया। कब कर बोलेगा तो 1901 के अंदर इन्होंने रिजाइन दिया अपनी लॉन्ग जर्नी के जरिए, ठीक है। इसके बाद में सही सेम है, याद रखो। मैं अगली वाली वीडियो में नालवड़ी कृष्णराज वडियर और बाकी के जितने भी वडियर्स किंग्स हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन इतना याद रखो नालवड़ी कृष्णराज वडियर को समझने के लिए, तो नालवड़ी कृष्णराज वडियर के अंदर फिर के शेषाद्री अय्यर के काम करे सो फिर वापस पढ़ते हैं। हमको यहाँ पे दीवान को फॉलो नहीं करना है, हमको दीवान और किंग को दोनों को भी फॉलो करना है। तो डेट समझ में आएगी वरना नहीं समझ में आएगी, किस किंग के दरबार में और किस दीवान के दरबार में, यही कंफ्यूजन होगा हर बार भी, ठीक है। अभी तुम ना को सडनली पूछ लेते क्या, जो मारी कणवे रिजर्वियर है, जो या तो शिवन समुद्र रिजर्वियर है या तो मारी कणवे रिजर्वियर है, कौन दीवान बना है ये तो तुम बता सकते हो, लेकिन किसके दरबार में बना है, कौन से किंग के दरबार में बना है, कंफ्यूजन होता है। इस टाइम में दिमाग में याद रखो एक चीज क्या है, कॉमनली क्रोनोलॉजी को समझो। क्या है? फर्स्ट चामराजा 10 आते, चामराजा 10 के दरबार में सी रंगाचार्यलु आते, सी रंगाचार्यलु किसी और किंग के दरबार में नहीं थे। नेक्स्ट के शेषाद्री अय्यर,
चामराजा 10 के दरबार में भी है और नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर के दरबार में भी है। नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर के दरबार में 5 से भी ज्यादा जो दीवान से हमारे काम करते हैं। उसमें खास करके 2 इंपॉर्टेंट दीवान हमें देखते हैं, सर एम विश्वेश्वरैया एंड सर मिर्जा इस्माइल। अगर तुम्हें के शेषाद्रि अय्यर को कंसिडर करें तो 3 होते हैं। अगर के शेषाद्रि अय्यर को कंसिडर क्यों नहीं करते हमें के शेषाद्रि अय्यर को, उसका एक रीजन है। क्या है? के शेषाद्रि अय्यर चामराजा 10 के दरबार में भी काम करें और नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर के दरबार में भी काम करें। यही तो फंडा है, यही तो क्या है, घोलमेल का एक क्या है, हमना को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उम्मीद है कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करना ना भूले, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।